फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.8 एनसीईआरटी का। स्टार्ट करते हैं इसको हिंदी में समझना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10 to the power -8 कूलम एंड -10 to the power -8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमारे पास एक 2 पॉइंट चार्जेस हैं। उस 2 पॉइंट चार्जेस कूलम से डिनोट किया गया है। एक पॉइंट चार्जेस आपका प्लस में दिया गया है, मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, और एक अदर पॉइंट चार्जेस उसके फ्रंट में रखा गया है जो आपका नेगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमको एक फोर्स मिलेगा। हमें पता है कि फोर्स से कुछ डिवाइड करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक आता है। क्या डिवाइड करने से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? आपका चार्ज Q मतलब F/Q इज इक्वल्स टू E, सबको पता है। हमको यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हमको दो चार्जेस का इंटरेक्शन को दिखाना पड़ेगा, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस को आपका मीटिंग पॉइंट दिखाना पड़ेगा। हम पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि आपका डायग्राम एक्चुअल में कैसा है। डायग्राम में फर्स्ट में आपका एक पॉइंट A है, एक पॉइंट चार्ज, और उसके जस्ट सामने एक पॉइंट चार्ज B है। आपका A जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस से डिनोट किया गया है। इट मीन्स प्लस पॉजिटिवली 10 to the power -8 और एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल विच इज़ -10 to the power -8 कूलम। हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम डायरेक्शन को नेगलेक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड से देखें, मतलब मान लो कि एक आपके पास +10 to the power -8 कूलम है और एक आपका -10 to the power -8 कूलम है, तो दोनों को अगर हम प्लस और माइनस को नेगलेक्ट करके सिर्फ उनका जो बेस नंबर है उसको अगर सिर्फ देखें, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो उसको देखने से हमको ये पता चलेगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने से हमारे पास जो चार्जेस बनेंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो आपका मीटिंग पॉइंट है A और B में वो कुछ इस तरह बन रहा है, मतलब ये A और B एक दूसरे को जोड़ के रखे हैं, इंटरेक्ट किए हैं। अब A और B के साथ अगेन एक C पॉइंट चार्ज आया है। ये C पॉइंट चार्ज आपका A और B दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। A पॉइंट चार्ज और B पॉइंट चार्जेस के बीच में जो C बनता है सेंट्रल में, वो C आपका B के साथ भी जुड़ा है और A के साथ भी जुड़ा है। अब आपको एक इक्वेटोरियल प्लेन दिखाने के लिए इसको C को ऐसी जगह प्लेस करना पड़ेगा कि A और B दोनों के साथ वो जुड़ पाए। मान लो कि मैं एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल के फॉर्म में अगर C को लिखना चाहूँ, तो आपका C यहाँ कहाँ बनेगा? C पॉइंट, और जो A के साथ C जुड़ेगा वो ऐसे लाइन सेगमेंट में जुड़ जाएगा, और जो B के साथ C जुड़ेगा वो ऐसे लाइन सेगमेंट में जुड़ जाएगा। अब ये हमको देखने को मिल रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। अब ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल में हमारे पास जितने भी लेंथ्स होंगे, मतलब A to B, B to C, C to A, सब इक्वल है। मतलब हमारे पास एक मीटर अपार्ट दिया हुआ है विच इज़ 0.1, 0.1, 0.1, ठीक है। मतलब इन सब के लेंथ्स हैं इक्वल। अब इक्वल लेंथ्स होने के बाद हमको इसमें फाइंड करना पड़ेगा ईच एंड एवरी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि तीनों डायरेक्शंस जो मतलब 3 पॉइंट चार्जेस हैं वो अपने म्यूचुअल इंटरेक्शन में किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को उभार के दिखा रहे हैं, मतलब कैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। अच्छा, प्लस माइनस को तो हम नेगलेक्ट कर चुके थे क्योंकि प्लस माइनस इज़ जस्ट फॉर शोइंग द डायरेक्शन। अगर हम प्लस माइनस को लिख रहे हैं वो अपने आप ही उसके मतलब वो खुद में ही डायरेक्शंस को शो कर ले रहा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना पड़ेगा। मतलब हमको माइनस की तरफ पे 10 to the power -8 का मैग्नीट्यूड दिखेगा, लिखना पड़ेगा, और प्लस के पास भी 10 to the power -8 कूलम का चार्ज हमको दिखेगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में दिया भी हुआ है, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा सीधा बना देते हैं। ओके। ये जो लाइन है, ये लाइन आपका ईच एंड एवरी पॉइंट इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे हमको दिख रहा है। अच्छा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले शो करने के लिए एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालने के लिए हमको सबको पता है कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो या कोई स्क्वायर हो या कोई रेक्टेंगल हो, एक डायगोनल, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में डायगोनल बनते हैं, और जो आपका ट्रायंगल बनता है
ये मतलब जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनता है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब इसमें 90 डिग्री एंगल आपको दिखेगा विच इज़ लाइक दिस, एक परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट आपको मदद करेगा कॉस थीटा को फाइंड करने में। सो इक्वेटोरियल ट्रायंगल को मैंने बनाया था इसीलिए कि आपको एक परपेंडिकुलर परफेक्टली मिल जाए। सो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसी परपेंडिकुलर के थ्रू हम चेक करते रहेंगे कि अब हमारा जो कॉस थीटा है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आंसर ले आ रहा है। ओके, सो हमारे पास जो 0.1 मीटर है वो 0.1 मीटर तो इन दोनों का लेंथ था, मतलब B to C और A to C का पॉइंट था। अब हमारे पास जो ये A to B का बीच का जो लेंथ बना वो भी इक्वल था 0.1। अब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस दोनों में ब्रेक कर दिया और दोनों को ब्रेक करने के बाद दोनों के पॉइंट्स को हाफ में डिवाइड कर दिया। मतलब हमको ये देखना पड़ा कि 0.1 जो है वो 0.1 अब ये पूरे लेंथ का हाफ हो चुका है, मतलब 0.1/2 करने से हमारे पास कुछ 0.05 मीटर समथिंग हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेटोरियल ट्रायंगल के दो हाफ पोर्शंस आ गए 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल के, वो 0.1, 0.05 और 0.05 के इक्वल है। फाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को पहले लिखेंगे। सो डायरेक्शंस लिखने से पहले हमको कैसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट में तो हमको देखना है, ए से स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और बी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। अब ए हमारे पास किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, हमें पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया रहता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है, कुछ इस तरह आपने डायग्राम पढ़ा होगा। अब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इस सोल्यूशन को कंप्लीट करना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव एरिया है उससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, मतलब एक आपका टुवर्ड्स आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रहा है। अब हमको देखना है कि फर्स्ट में ये अपना नेचर तो शो कर लिया, अब हमको इसके जस्ट सामने वाले एरिया को शो करना पड़ेगा, इसके सामने वाले चार्ज का नेचर भी दिखाना पड़ेगा। सो प्लस के सामने कौन सा है, माइनस। सो प्लस माइनस दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब प्लस मतलब जो पॉजिटिवली एरिया रहता है वो नेगेटिवली एरिया के पास जाना चाहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला रहता है, मेन आपका डेफिनेशन रहता है। सो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो मतलब हमारे पास जो प्लस टू माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड E2 रहेगा वो इस डायरेक्शन मूव करेगा, ये। अच्छा, अब दोनों का हमारे पास एक ऑपोजिट डायरेक्शंस क्या बोलते हैं इनको, एरियाज मिल गए। अब हमारे पास इन मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट में E था, ये A है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एरिया है। ठीक है, ड्यू टू ए, मतलब ए अपना ही नेचर शो करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया जो कि आपका टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है और ये आपका टुवर्ड्स क्या बोलते हैं इसको, आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ए है वो आपका बी की वजह से हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ EAB। ठीक है, गोइंग इनवर्ड्स। अच्छा, अब हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज एरिया है, नेगेटिव चार्ज एरिया को हमको शो करना पड़ेगा पहले इसका नेचर। तो नेगेटिवली चार्ज एरिया अपने आप को कैसे शो करता है, मान लो कि ये कोई नेगेटिव एरिया है। नेगेटिव एरिया में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जितने भी आपका एरो रहेगा वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। मतलब कहीं से पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट है या एरिया है, वहाँ से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है इस नेगेटिवली एरिया के पास। तो हम बोलेंगे कि ऑल एरोज आर मूविंग इनवर्ड्स टू द नेगेटिव एरिया। तो हमारे पास जो नेगेटिवली एरिया से रहेंगे उसमें चार्ज क्या जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट जाएगा, और आपका जो एरोज बनेगा वो दो डायरेक्शंस में इधर ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो EB है वो एक ड्यू टू B इसी डायरेक्शन में जाएगा, और जो EB है वो ड्यू टू A भी सेम डायरेक्शन अलॉन्ग मूव कर जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट B आने वाला है ना, वो आपका इसी डायरेक्शन में मूव होने वाला है। मतलब आपका जो B रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स राइट ही जाएगा। अच्छा, अब हमको ये देखना पड़ता है, हमको बहुत मेजर ये डाउट आता है कि जो आपका प्लस और माइनस के वजह से दो अपोजिट डायरेक्शंस बनते हैं
वो अपोजिट डायरेक्शंस में हम सबको पता है कि डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस हो जाने के बाद हमारे पास एक डाउट आ जाता है कि आपका मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट है, मतलब एरो है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, वो हमको डाउट आ जाता है किस डायरेक्शन में हम एरो लगाएं। तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा एक छोटा सा रूल। क्या रूल? हमें पता है कि जो आपका पॉजिटिव एरिया है वो जोर से खींच के अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एरिया से आपका जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। अब हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज एरिया की तरफ एक आपका नेगेटिवली चार्ज, इसके जस्ट पीछे ही इसका नेगेटिवली चार्ज एरिया है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में एक इंटरेक्शन तो बना, ये इंटरेक्शन हमें दिख रहा है, इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ 0.1 मीटर लेंथ। अब इसी इंटरेक्शन की वजह से जो पॉजिटिव एरिया अपार्ट जाएगा ना बाहर, वो एक वही डायरेक्शन में मूव करेगा, वही लेंथ में मूव करेगा जिस लेंथ में वो अपना नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ इंटरेक्शन के दौरान हाफ हुआ था। मतलब ये जिस इंटरेक्शन में 0.1 इंटरेक्शन में जुड़े हुए थे, इनको परपेंडिकुलर की वजह से हाफ बनना पड़ा था, विच इज़ 0.05। जब ये प्लस चार्ज अगेन मूव करेगा आउटवर्ड, तो प्लस चार्ज मूव करने के लिए माइनस की वजह से मूव कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि प्लस चार्ज ने अपने नेचर को शो किया, पॉजिटिवली चार्ज ने अपने नेचर को शो किया, वो अपने आप को बाहर की तरफ ढकेला, और साथ ही साथ उसके सामने एक नेगेटिवली एरिया होने की वजह से उसका जो मीटर है उसमें कुछ चेंजेस आ गए। मतलब मीटर में हमको ये नहीं देखना है कि मीटर जाता ही जा रहा है, मीटर तो जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक जाएगा वो हमें नहीं पता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया को डिपेंड कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर, वो 0.05 मीटर पे ही निकलेगा। मतलब यहाँ का जो आपको मीटर मिलेगा वो भी 0.05 मीटर का ही मिलेगा। अच्छा, तो अब हमको इतना क्लियर हो गया कि आपका कितना कितना लेंथ होगा इस एरिया के अलाउंग। अब हमको देखना है कि जो आपका मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका तो पता चल गया, दोनों इस डायरेक्शन पे सेम फोर्सेस, सेम एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको तो इजी रहता है कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी उसी डायरेक्शन में निकलेगा जिस डायरेक्शन में सम ऑफ द इक्वल वेक्टर्स मूव हो रहे थे। पर इसमें थोड़ा सा कठिन रहता है बोलना कि जब आपका दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब हमको ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सबसे ज़्यादा फोर्स किस फील्ड की वजह से लग रहा है, उसी फील्ड में आपका डायरेक्शन भी कैलकुलेट होता है। तो ये दोनों ही तरफ मूव कर सकता है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, पर हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में ज़्यादा फोर्स कौन से फील्ड की वजह से लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमको देखना है कि कौन से फील्ड की वजह से लग रहा है। हमने देखा कि जो हमारे पास ई ए ड्यू टू ए है वो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटरेक्ट होके अंदर की तरफ मूव हो रहा है वो एक 0.05, मतलब हम जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इसका एलसीएम वगैरह, तब हमको देखना पड़ता है कि जब प्लस से नेगेटिव की तरफ जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जो प्लस एरिया रहता है वो जितना एरिया कैप्चर करके इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, उसी एरिया से एक पॉइंट डिनोट करके हमको उसको नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचना पड़ता है। मतलब हमें पता है कि नेगेटिवली एरिया के पास चार्ज आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्लस से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने वाला पॉइंट आपका इन तीनों का सम होने वाला है। ठीक है, मतलब जो आपका मेन डायरेक्शन जाएगा ना इसके पास, वो इधर से जाएगा, मतलब यहाँ से काउंट होते 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 यहाँ तक पहुँचेगा और इंटरेक्शन बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिवली एरिया है वो नेगेटिवली एरिया से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि पॉजिटिव एरिया से एक तो पॉजिटिव एरिया ने एक नेगेटिव एरिया की वजह से एक डिस्टेंस बनाया बाहर की तरफ, और साथ ही साथ उस बाहर की तरफ से ही हमको एक नेगेटिवली चार्ज एरिया के पास सम ऑफ द इक्वेशंस बने या फिर सम ऑफ द डायरेक्शंस मिल गए, जिससे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एरिया से एरिया का बहुत ज़्यादा बड़ा आपका क्या बन गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स लेफ़्ट होगा। ठीक है, तो आपका ये टूवर्ड्स लेफ़्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो टूवर्ड्स लेफ़्ट ही डिनोट किया जाएगा। इतना क्लियर। अच्छा, अब हमको क्या देखना है कि जो हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी है, वो कैसे कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अच्छा, तो पहले हम ए और बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम सी का देखेंगे, ठीक है। सो या फिर सी का पहले देख लेते हैं, फिर एक साथ इसको मिटा के कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो अगेन हमको ये देखना है कि जो हमने सी रखा था, ए और बी लेंस के इंटरेक्शन के थ्रू आउट एक सी रखा था जस्ट मिडिल ऑफ देयर मीटिंग पॉइंट, उस सी में एक्चुअली चार्ज कितना रखा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक चार्ज की ज़रूरत पड़ती है और दो चार्जेस की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। उसी फोर्स से अगर हम एक चार्ज को हटा दें तो एक चार्ज में कितना फोर्स लगता है दूसरे चार्ज की वजह से, वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मिलता है। तो जो हमारे पास सी था ना, जो हमारे पास सी है, अब वो सी आपके पास कितना चार्ज कंटेन करके रखा है वो हमको नहीं दिया, सिर्फ हमको Q1 एंड Q2 ही दिया है। अब सी हमारे पास कितना चार्ज है वो तो नहीं दिया। अब सी को हम कैसे इंटरेक्ट करवाएंगे इन दोनों के साथ, वो हम कैसे देखें। अच्छा, समझ लीजिए कि सी हमारे पास एक Q0 है। इस कंडीशन में एक Q0 एरिया को हमको सपोज करना पड़ता है। तो सी को मान लो कि एक Q0 है। अब अगर सी एक Q0 है तो सी, हमें पता है कि Q0 इज़ मतलब Q0 को हम मान सकते हैं ना पॉजिटिव चार्ज की तरह। सो Q0 अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो कि एक Q0 चार्ज आपके पास रखा गया था, फिर उसको हटा दिया गया। पहले Q0 से आपका एक एरिया को बनाया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया, उसके बाद Q0 को हटा दिया गया। अब Q0 जब हटा तब हमारे पास एक सी एरिया पॉइंट तो आया। अब उस सी एरिया में जो पॉजिटिवली एरिया बना, पॉजिटिव एरिया से क्या होता है, पहले तो हमारे पास उससे आउटवर्ड एक डायरेक्शन में लाइन मूव करता है और नेगेटिव एरिया के होने की वजह से उसी लाइन से आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एरिया में, तो उसी लाइन में नेगेटिव फील्ड आना हुआ दिखाई देगा। अब दोनों का हमारे पास एक रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब ये हमारे पास दो वेक्टर मिल गए। अब हमें पता है कि ऐसे वेक्टर को कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे रिजल्टेंट निकाल के बीच से कॉस थीटा एंगल। अच्छा, अब इसके भी दो तरीके होते हैं। एक आप कंपोनेंट एज्यूम कर सकते हैं, जो कि हम कंपोनेंट एज्यूम करके हम डायरेक्ट टू एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, और विदाउट कंपोनेंट एज्यूम करके हम मतलब उसका होल स्क्वायर रूट कॉस थीटा अंडर ऐसे लगाते हैं। तो हम आज के जो आंसर रहेगा उसमें सिंपल कंपोनेंट को ही एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट आपको सबको पता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर कैलकुलेटेड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका जिस साइड रहता है उस साइड हमको क्या लेना पड़ेगा कॉस थीटा, और जिस साइड आपका वर्टिकल कंपोनेंट रहता है उस साइड हमको साइन थीटा लेना पड़ेगा। और जिस तरह आपका मतलब वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से भी ज़्यादा हमको ये देखना पड़ता है कि दोनों के जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट के बीच से जो एंगल निकलता है उसी एंगल को हम कॉस थीटा सपोज करते हैं। सो जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ इस तरह निकलेगा, और इस तरह अलॉन्ग दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों को एक साथ हम ऐड कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट एज्यूमिंग मेथड ऑफ कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट फोर्स, ठीक है। ओके, सो कूलम्स लॉ से हमको इतना समझ में आ गया। प्लस माइनस से क्यों हमने 10 टू द पावर -c नहीं लिखा वो भी समझ में आ गया। प्लस माइनस इज ओनली फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शंस आर गिवन, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इट अनदर वे, ठीक है। मान लो कि प्लस माइनस अगर मैं लेती तो हमको उसको फिर डायरेक्शंस हम नहीं दिखाते, उसको हम ऐसे ही लिख देते, छोड़ देते, ठीक है। ओके, सो इसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ रखा है विच इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम एक आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चेक करने का मेथड सीख सकते हैं। इससे हम एक आंसर का सार समझ सकते हैं कि आंसर को हम किस तरह से मतलब आंसर करेक्ट है कि नहीं वो हम समझ सकते हैं। तो हम फोर्स से एक छोटा सा करेक्शन मेथड सीखेंगे। सो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर हम इसका आंसर सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डायग्राम को छोटा करके बनाते हैं इस साइड। ओके, सो ये आपका इक्वेटोरियल एरिया के लिए हम बना रहे हैं, मतलब इक्वेटोरियल ट्रायंगल के लिए ऐसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, अदर शेप्स के भी आ सकते हैं जिसके एंगल चेंज हो जा सकते हैं, ठीक है। ओके,
सो कॉस थीटा एवरी टाइम 90 डिग्री नहीं होता, कॉस थीटा अलग अलग डिग्री का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो एंगल बन रहा है वो किस किस एरिया के लिए बन रहा है, वो भी हम चेक करेंगे, उसका भी चेकिंग मेथड होता है। ओके, सो मान लो कि हमारे पास ये आपका जो एयर ट्रायंगल था, वो ट्रायंगल का एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ लिख दिया, बना दिया। अब हम सॉल्यूशन को यहाँ से लिखेंगे। ओके, सो हमारे पास कैसे कैसे मूव किया था डायरेक्शन। एक हमारे पास इस तरह डायरेक्शन मूव किया था E ड्यू टू ए, और एक डायरेक्शन आपका ऐसे मूव किया था, इसके अलॉन्ग आपका जो परपेंडिकुलर था वो ऐसे मूव किया था। इसका 0.05 एरिया था, इससे भी 0.05 एरिया निकला था, और इससे आपका एरिया कैसे था, इधर ही था टूवर्ड्स राइट, और इधर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, इसका भी आपका टूवर्ड्स राइट नेट इलेक्ट्रिक था। मतलब ये जो ई नेट ई बी है, ये आपका पॉइंट बी था ना, ये आपका पॉइंट ए था, और ये आपका सी था। सी का जो एरिया था वो कुछ इस तरह मूव कर लिया था। इसका रिजल्टेंट हम निकालने वाले हैं, विच इज़ ई सी, इट इज़ सी, इट इज़ ई सी, इट इज़ ऑल्सो ई सी, इट इज़ ड्यू टू ए एंड इट इज़ ड्यू टू बी। ये ई बी है, ये भी ई बी है, एक ई बी ड्यू टू ए है, एक ई बी ड्यू टू बी ही है, एक ई ए ड्यू टू ए, एक ई ए ड्यू टू बी, इसका नेट ई ए और इसका नेट ई बी। ठीक है, सो यही हमारा डायग्राम था, और जो आपके वर्टिसेस थे वो 0.1 मीटर रेस्पेक्टिवली थे। अच्छा, ओके, अच्छा, अब हमको इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। सो इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकली कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा थ्योरी सीखना है। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखने से पहले कूलम्स लॉ से एक छोटा सा मतलब हम करेक्शन मेथड सीखेंगे। सो एक काम करते हैं कि जो ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम है, मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम। मैं बनाऊंगी फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसी फोर्स से हम एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, ओके, सो हमारे पास मान लो कि ये एक ट्रायंगल था। अब ये ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिवली एरिया था, मान लो यहाँ पर एक नेगेटिव एरिया था। पॉजिटिव से आपका जो चार्ज रहेगा वो फर्स्ट टाइम रिपेल करेगा, अगेन नेक्स्ट टाइम अट्रैक्ट, रिजल्टेंट कुछ यहाँ से निकलेगा, इस ऐसे दोनों तरफ से ऐसे हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे 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 रिजल्टेंट। तो आपका जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बनने वाला है डायग्राम वो कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये अगर चार्जेस को अगर हम फोर्स से डिनोट करें, मतलब मान लो कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ का फोर्स रहता है वो कैसे फॉर्मूला रहता है उसका, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। और वहीं आपके पास K कितना रहता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 कितना है, ये 10⁻−8 था, इसका मैग्नीट्यूड भी 10⁻−8 था। दोनों का इंटरेक्शन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। सो 10 डायरेक्ट में लिख सकती हूँ क्या, 10⁻16, 8 + 8 -16। ओके, सो -16 अपॉन में कितना रेडियस था, और रेडियस को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो रेडियस, इसका रेडियस कितना बनेगा, एक्चुअल में इसका रेडियस 0.05 अगर हम लें तो इसका प्लस बना, क्योंकि इंटरेक्ट हो रहा है इन फोर्स से, सो 0.1 ही लिख सकते हैं। तो 0.1 का होल स्क्वायर विल बी द 10⁻2 एंड 1 वेयर इट इज़ नॉट मैटर्स। अगेन इसका अगर हम ये निकालें पूरा फोर्स, तो हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 -14 हो जाएगा, -14 + 9 10 11 12 13 14 -5, 9 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, अगेन अगर हम फोर्स निकालने की कोशिश करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें फोर्स के थ्रू, सो फोर्स अपॉन चार्ज इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड
सो हम अगर चार्ज रखें, चार्ज आपका कितना है कॉमन 10⁻⁻8, तो आपका 9 इंटू 10⁻³ आपका जो कूलम है, मतलब न्यूटन पर कूलम, वो निकल जाएगा। और ये आपका बेसिक किसके लिए निकला आपको पता? ये आपका बेसिक निकला फॉर, जो हम बोल सकते हैं कि सी का आपका मतलब फर्दर आप सी का जब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपका निकलेगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो ये जो है उससे बेसिक हमको पता चला कि दोनों के इंटरेक्शन से, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये एक जस्ट करेक्शन मेथड है जिससे हम एक सार समझ सकते हैं कि आपका आंसर कुछ यही आएगा, ठीक है। सो ये ए और बी का तो नहीं है, पर सी का है, ठीक है। मतलब ए और बी की वजह से सी में फ्लो हुआ कितना चार्ज, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये अगर हम कॉस थीटा के अकॉर्डिंग में समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो ऐसे मूव कर रहे हैं, सो दोनों का मूवमेंट को हमको दिखाना पड़ेगा। 2 मान लो कि एफ इज इक्वल्स टू कितना रहता है, 2 मतलब एफ डैश हम समझ सकते हैं 2f कितना होता है, यही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तौर पे समझ सकते हैं। सेम है कॉम्पोनेंट रूल, 2f cos थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग, क्या बोल सकते हैं हम, 1/2 होगा। सो हम 1/2 कैसे लिख सकते हैं, 0.5। सो 0.5 आपका आएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहें 0.05 बेस अपन हाइपोटेनस करके, सो हमारे पास 2f cos थीटा का वैल्यू 0.5 समथिंग आएगा। तो 0.5 इज़ नथिंग बट 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। सो हम बोल सकते हैं कि 1/2 के साथ अगर हम डिवाइड किए तो f इज़ इक्वल्स टू इतना ही आने वाला है। यही आपका टोटल जो फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, फ्लो होगा, वो सी में 9 इंटू 10⁻³ होगा। हमने रिपल्शन और अट्रैक्शन के थ्रू थ्रॉट्स निकालना है हमको, पर हम एक सार निकाले कि ए और बी की वजह से एक जो मीटिंग पॉइंट है सी, उसमें 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। अच्छा, अब हम ये तो आपका सिर्फ कूलम्स लॉ के थ्रू हमने इसका आंसर निकाला, हमको मेन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आंसर निकालना है। सो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सोल्यूशन करना। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबको पता है कितना होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू KQ/R²। फोर्स का ही Q से डिवाइड करने में जितना आंसर आता है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सो वही हमने समझा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके ही अकॉर्डिंग हमको सोल्यूशन को सॉल्व करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं, पहले EB फाइंड करना है, EB EC कौन सा फाइंड करें, पहले EA फाइंड कर लेते हैं। ओके, परंपरा अनुसार EA इज इक्वल्स टू, अच्छा जो EA का 2 डायरेक्शन निकल रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे होने की वजह से दोनों में क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। अब डिफरेंस कौन सा, मैंने कौन सा बताया, बड़ा वाला कौन सा होगा, जो आपका ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मतलब आपका जो फोर्स ज़्यादा लग रहा है इधर का, वो मतलब EAA माइनस EAB, ठीक है, इधर का अभी मैंने समझाया था जस्ट। अच्छा, सो EAA माइनस EAB ही आपका नेट EA निकलेगा। अब EAA कितना है, सॉल्व करते हैं। सो KQ/R², मेजर आपका R को ही देखना पड़ता है, यही R से ही हम पूरा अपना सोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। सो R आपका क्या है 0.05, सो 0.05 का कितना हो जाएगा, ओके। सो जो EAA आएगा वो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8, 10⁻−8 ना, अपॉन में 0.05 मतलब 25 इंटू +4 ना। सो हमारे पास 9 इंटू 10⁵ अपॉन में 25 आने वाला है, और 90/25 का अगर आंसर लाए तो कितना आएगा, 25 3 ज़ा 75, 5 यहाँ 8 आएगा, 9 में से 8 क्या 1.25, 6 का कितना होता है, 6 5 ज़ा 3, 2 6 12 30 40 15, तो 3.6 आएगा आपका आंसर।
सो हमने ये देखा कि आपका ई ए ड्यू टू ए 3.6 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है ये? 3.6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हमको ई ए भी फाइंड करना है इसी सेम फॉर्मूले से, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में कितना आएगा, इन तीनों का सम, क्योंकि ये जो ई ए बी है वो आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज के लिए डिपेंड हो रहा है। तो 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल्स टू 0.15। सो 0.15 का स्क्वायर और इसका आएगा आंसर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 अपॉन 15 का स्क्वायर 225। अगेन 4 ऊपर जाएगा तो +4 इधर आएगा, तो 9 इंटू 10⁻, वही 5 हो जाएगा, अपॉन में 225, मतलब इज इक्वल्स टू 900 अपॉन में 225 इंटू 10⁻3। तो 225 जो 4 है, मतलब 225 4 सा 900 होता है, 5 4 सा 20 का 2 4 सा 8 9 10 का 1 2 4 सा 8 9। सो आपका 225 4 सा 900। सो आपका जो 4 आ रहा है इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, वो ई ए बी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमको माइनस करना है। सो 3.6 माइनस 4 कितना आएगा? सो हमें पता है कि दोनों का जो, अच्छा 3.6 इंटू 10⁻, कितना था? 4 था। अब 3.6 इंटू 10⁻4 अगर हमको लिखना पड़े कैसे लिखेंगे हम? ई ए इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻3। दोनों का जो एक्सपोनेंशियल बेस है उनको इवेल्यूएट करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को इधर उधर कर सकते हैं। मतलब 3.6 का हम 36 इंटू 10⁻3 बना सकते हैं और देन माइनस कर सकते हैं 4 इंटू 10⁻3 से। एक और तरीका हो सकता है इसका भी, अगर हम चेंज करना चाहें 3.6 इंटू 10⁻4 रख दीजिए, इसको 4 बनाना चाहें तो कैसे करेंगे? 0.4 करेंगे या 4.0? 0.4। सो 0.4 इंटू 10⁻4 हम लिख सकते हैं। सो कोई एक तरीके से आप कर लो। अब इसका हम जब माइनस करके आंसर आएंगे वो 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है, जो आपका 32 इंटू 10⁻3 के इक्वल भी हो सकता है। सो हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए निकल गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालना है। बी का कुछ नहीं है, जस्ट ऐड करना है। सो बी का कितना आंसर आ जाएगा वो देख लीजिए। हाँ, सो ई ए आपको कितना है? 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ई ए इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब हमको निकालना पड़ेगा बी, मतलब ई बी। ई बी का कैसे है? सेम डायरेक्शंस मूव कर रहे हैं ना वेक्टर्स, तो सेम डायरेक्शंस के लिए क्या हो जाते हैं? वेक्टर को प्लस करना पड़ता है। मतलब ई बी ए प्लस ई बी बी हो जाएगा, ई बी के इक्वल। सो पहले ई बी ए निकाल लीजिए। ई बी ए जितना होगा ई बी बी भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल प्लेन में ही है। अब ई बी कितना होगा? वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 मीटर। हमने निकाल चुका है 0.05 मीटर का जो स्क्वायर रहता है वो 25 होता है, और 9 इंटू 10⁻5 अपॉन में 25, आंसर कितना आएगा? 90 अपॉन 25 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻4। अगर हम 3.6 इंटू 10⁻4 प्लस 3.6 इंटू 10⁻4 निकालें तो हमारे पास आंसर पूरा आ जाएगा 7.2, क्योंकि जो आपका ई बी ए है, ई बी ए है, वो इक्वल है ई बी बी के, है ना। सो 3.6 इंटू 10⁻4 प्लस 3.6 इंटू 10⁻4 बेस सेम है, सो वी कैन ऐड इट। इसको तो ऐड नहीं करते इंटू में, इसको हम कॉमन लेते हैं, और 3.6 और 3.6 को हम इंटू 2 भी कर सकते हैं, और 3.6 को प्लस भी कर सकते हैं। 6 कितना होता है? 12 का 1 7.2। सो आपका ई बी भी निकल गया, कितना है? 7.2 इंटू 10⁻4, जिसको हम 72 इंटू 10⁻3 भी लिख सकते हैं, मतलब 72 इंटू 10 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका आंसर निकल गया
कितना 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमारे पास कौन सा वाला सॉल्व करना आ गया, सी के लिए, मतलब इस लाइन के लिए। सो इस लाइन के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ई सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से मूव कर लिए हैं। सो इस तरह के वेक्टर्स को हमको कैसे निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट, मतलब दोनों को हम पहले तो रिजल्टेंट निकालेंगे कॉस थीटा से, मतलब हमको पहले तो इनका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है वो निकालना पड़ता है। सो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, मान लो कि इसका जो वेक्टर है, ठीक है, उसका वेक्टर कुछ इस तरह से पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, और ये आपका साइन थीटा के तौर पे इक्विवेलेंट रहता है। सो साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन है ऑलवेज कैंसिलिंग ईच अदर। और जो आपका दो साइंस रहते हैं उसका जो ऐसे आपका दो वर्टिकल कंपोनेंट निकल रहे हैं, आपका जो कॉस थीटा वो कॉस थीटा को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, मतलब 2 इंटू कॉस थीटा कर देते हैं, मतलब 2 आपका एफ हो जाता है और कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है, कॉमन। अच्छा, अब हमारा 2f कॉस थीटा, तो हमको निकालना पड़ेगा 2f नहीं, ई कॉस थीटा। सो ई का फॉर्मूला वही लग जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब हमारे पास इस बार जो चार्ज है वो चार्ज वो चार्ज सेम ही है, क्योंकि चार्जेस आर सेम, ठीक है, अपॉन r²। इस बार जो r² है वो दोनों की वजह से अलग अलग है। हम बोल सकते हैं कि एक 0.1 है, एक 0.1 है। अब 0.05 का कोई काम नहीं, अब 0.1 का हम करेंगे होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 - 8 अपॉन में +2 करेंगे ना, +2। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। सो 9 इंटू 10⁻3 जो हमने कूलम्स लॉ से चेक करके आंसर लाया था वही आएगा, मतलब 9 इंटू 10⁻3, मतलब 9 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम हमारे पास सी की वजह से आया, मतलब सी के लिए आया, ठीक है। सो हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम आपका ई आ रहा है। अब हमको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने को मिलेगा कि जो आपका कॉस थीटा है वो कॉस थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम कॉस थीटा को 0.1 अपॉन में बेस लगा के, मतलब 0.1 और 0.05 करके, मतलब अगर हम बेस अपन हाइपोटेन्यूस करें 0.05 अपॉन में 0.1 करके, तो हमारे पास वही 1/2 आएगा। और अगेन 2 अगर हम निकालना चाहें तो 2 इंटू, मतलब 2e इंटू 1/2, सो 2 कैंसिल होके e इंटू 1 ई ही आएगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो आपका कॉस डिग्री आपका जो आएगा वो 60 डिग्री के इक्वल आएगा। हमें पता है कि जो 60 डिग्री रहता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम देखिए कि जो हमारा ट्रायंगल रहता है वो ट्रायंगल के अंदर का जो ये वाला पार्ट रहता है वो 60 डिग्री इक्वल रहता है, ठीक है, ये वाला पार्ट 60 डिग्री रहता है। अब 60 डिग्री का अगर हम देखना चाहें तो मान लो कि ये एक पार्ट निकल रहा है, ये पार्ट से अगर हम एक एंगल निकालना चाहें तो आपका ये तो पूरा 20 डिग्री का होगा, पर जो आपका मेजर कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है, वो 60 डिग्री का ही निकलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं cos 60 डिग्री, मतलब हाँ cos 60 डिग्री का ही आपका मेजर कंपोनेंट लिया जा रहा है। तो हम जब अंडर रूट लेंगे तब 120 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री का डबल। पर जब हम मतलब कंपोनेंट वाला सॉल्व करेंगे मेथड, तब हमको cos 60 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे वाला कंपोनेंट जब हम लेते हैं तब इसका जब हम 60 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे वाला लाइन का फिर से आ जाएगा, मतलब ऐसे वाला पॉइंट भी आपका 60 डिग्री बन सकता है। ऐसा एक मेथड भी हम सीख चुके हैं। ओके, सो ये आपका कंपोनेंट और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला मेथड भी होता है, और आपका अंडर रूट से भी लिया जा सकता है। अंडर रूट लेने के लिए हमको 60 डिग्री का डबल करना पड़ता है। तो 60 डिग्री से हम एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक रूल समझ सकते हैं कि 60 डिग्री ही आपका पूरा मतलब रूट जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो हमारा कितना आंसर आ गया, ई ए का 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ई बी का कितना आंसर है 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और ई सी का कितना आंसर है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, जो ई सी है उसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो cos 60 है, cos 60 इज़ नथिंग बट π/3 इन ग्राफ पे, मतलब π/3। सो π/3 अगर हम देखें तो पाई कितना होता है 180 डिग्री, सबको पता है इन डिग्री में, और 3 अगर इसके अपॉन में रखें तो इसको कट करके आंसर कितना आएगा 60 डिग्री।
सो 60 डिग्री आंसर लाने के बाद हमको 60 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ हाफ को रहता है, वो हाफ को एक मतलब ब्रैकेट में प्लस में फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कॉमन के तौर पे बाहर निकालना पड़ेगा। सो हाफ और हाफ मिला के आपका जो मतलब आंसर आएगा, वेरिएबल आंसर आएगा, वो आंसर आपका क्या बनेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे मान लो कि हाँ मिटा देते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ई है और ई कॉस 60 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉस π/3 है, और हम इसका प्लस निकालेंगे ई कॉस π/3, ठीक है। मान लो कि हमको रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। सो रिजल्टेंट हमें पता है कि नेट रिजल्टेंट प्लस में ही होता है, चाहे वो फोर्स में हो या इलेक्ट्रिक में हो। सो ई को अगर हम कॉमन लें बाहर, सो कॉस π/3 अपॉन मतलब प्लस कॉस π/3 आपका आ जाएगा। अच्छा पहले इनका डिग्री में निकाल लीजिए, पहले मत कर दीजिएगा प्लस, पहले हमको डिग्री निकालना है। मतलब कॉस π/3 इज़ नथिंग बट कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। सो 1/2 कितना होता है, 1/2 प्लस इसका भी 1/2, और हाफ प्लस हाफ इज़ इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर आपका अगेन प्रूफ हो गया कि π/3 का भी ग्राफ बनाया जा सकता है इसके थ्रू। और ये आपका कहीं कहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड के तौर पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आपका मूव करेगा। हमने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेक करने का तरीका सीखा, डायग्राम के अकॉर्डिंग तरीका सीखा, ग्राफ के भी अकॉर्डिंग अपना रूल समझा। सो आज के लिए बस इतना ही सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में। सो उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से और आईआईटी के भी। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।